Hello everyone, good morning. Is my voice audible? Good mo- Okay. चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट विद अ प्रोजेक्ट। एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपन यहाँ पे। न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं। आपको भी यही करना है, ठीक है। आज मैं कुछ काम भी दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आपको भी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि वहां पे हम कॉटलिन का जो कोड है वो लिखने वाले हैं, और साथ साथ में हम जावा का भी देखने वाले हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट होने दो एक बार। ठीक है, तो ये ओपन हो चुका है। यहीं पे हम काम करने वाले हैं, तो इसमें आ जाते हैं जावा के अंदर। यहीं पे हम एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं जिसका टाइप होगा कॉटलिन। दिख रहा है आपको कॉटलिन क्लास फाइल? तो कॉटलिन क्लास फाइल रख देना है, इसका नाम प्रैक्टिस कर देना है, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। एक प्रैक्टिस और एक हम जावा की फाइल बना देंगे। ये सिर्फ बताने के लिए, दोनों में रिलेवेंसी, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ताकि आपको आइडिया रहे जावा में किस तरीके से होता है, कॉटलिन में किस तरीके से होता है, ठीक है। बेसिक पार्ट को समझने के लिए हम दोनों एग्जांपल्स लेंगे, और हम प्रैक्टिकली जो काम करेंगे वो कॉटलिन में करेंगे। बट एक आइडिया रहना चाहिए कि जावा में कैसे होता था। कल को अगर आपको कोई ऐसा कोड मिल जाए, प्रोग्राम जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप कंपनी में लग रहे हो, वहां पे प्रोजेक्ट पड़ा हो जावा के अंदर, तो आपको आइडिया रहे कि यार ये जो कोड लिखा हुआ है, इट्स नॉट डिफरेंट, बस लैंग्वेज अलग है, वो जावा का है, ठीक है। बाकी सब कुछ फंक्शनैलिटी वगैरह सब सेम है, बस सिंटेक्स का डिफरेंस है। वो थोड़ा सा लेंदी कोड होगा, थोड़ा सा समझने वाला कोड हो जाएगा आपके लिए, और कॉटलिन वाला जो होगा वो थोड़ा कॉन्साइज होगा, एंड थोड़ा सा ना शॉर्ट होगा। तो बस ये डिफरेंस है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ सैंपल। साउंड प्रॉब्लम, आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार प्लीज कंफर्म करना। Yes. किसको नहीं आ रही है? यस कुशल, आपको नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है? एक बार प्लीज कंफर्म करो। ओके यश, ओके। कुशल, आप अभी भी आ रही है क्या आपको कुशल प्रॉब्लम? फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वॉइस में? ओके, ठीक है। अगर आए ना तो आप अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हो सकता है माइट भी, अगर आप डेटा पैकेट पे हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर ना हो, तो उस वजह से भी कई बार आ जाता है, ठीक है। वाईफाई पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फाइबर पे या फिर ऐसा कुछ आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है। आजकल तो सब जगह फाइबर फाइबर होता है, तो अगर आपने वो कर रखा है तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। वो माइट भी कुछ फ्लक्चुएशन आ गया होगा। और अगर आप डेटा पैकेट पे है तो ट्राई टू चेंज योर पोजीशन जहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है। माइट बी बेनिफिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ दोनों चीजें बना ली, हमको प्रैक्टिस इसमें ही करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ ये साथ में एग्जांपल लेके चलूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है, जावा के अंदर भी। अब सबसे पहले ना एक चीज को और देख लेते हैं, सर अपन इसमें प्रोग्रामिंग में आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है फंक्शंस, जिनको हम मेथड्स भी बुलाते हैं। ये क्या होते हैं, क्यों यूज में आते हैं, और कैसे डिक्लेयर करना है और कैसे इनको डिफाइन करना है, ये देखने वाले हैं अपन, ठीक है। दीज आर द कोर पार्ट ऑफ एनी क्लास, ठीक है। कोर पार्ट होता है मतलब यहाँ पे आपकी जो भी लॉजिक पार्ट है ना, फंक्शनैलिटी जो पार्ट है वो आप डिस्क्राइब करोगे। एंड ये मोस्टली यूज में आते हैं ड्राइव वाले कॉन्सेप्ट पे, कि अगर आपकी एक क्लास में कोई ऐसी चीज है जो बार बार आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये हमारा कोड है क्लास का, ठीक है।
मैंने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि कुछ ऐसा कोड होगा जो मेरे को लग रहा है कि रिपीटेटिव है। जैसे ये 4 लाइन का जो कोड है, दिस इज आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे भी मेरे को वही सेम कोड करना पड़ रहा है, बट सोर्स अलग है, मतलब अंदर की जो वैल्यूज है वो अलग है। सपोज दैट कि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ एडिशन का, ठीक है। मैं दो वर्ड्स को, दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड करने का काम कर रहा हूँ। दो इंटीजर वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन एडिशन का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल से ले रहा हूँ, आगे जब जाओगे तो बहुत लेंथी लेंथी भी प्रोसेसेस आएंगे, तो उनमें आपको देखना है कि यहाँ पे कोई पैटर्न तो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है और उसको आपको बार बार लिखना पड़ रहा है और आप बार बार लिख रहे हो, तो दिस इज नॉट द राइट वे। रिडंडेंसी आपको हटानी है एक नेक्स्ट लेवल की। इसीलिए हम क्लासेस को यूज कर रहे हैं। क्लासेस के अंदर भी अगर हमको इनकी रिक्वायरमेंट है तो हम इनके अंदर यूज करते हैं फंक्शंस। तो हम क्या करेंगे, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है दिस इज सेम, बस डिफरेंस क्या है कि अंदर इंटीजर वैल्यूज है वो अलग है। इधर मैं कर रहा हूँ 100 और 200 को ऐड, 100 एंड 200, और यहाँ मैं कर रहा हूँ 5 और 6 को ऐड। बट प्रोसेस अगर मैं देखूँ तो अंदर का जो कोड लिखना है इन दोनों को ऐड करने के लिए वो सेम है। तो उस केस में मैं आई विल क्रिएट अ फंक्शन, एंड फंक्शन का डिक्लेरेशन, मतलब इसको हम एक तरह से ऐसा बोल देते हैं कि एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया मैंने अलग से, ठीक है। जो रिपीटेटिवनेस थी वो मैंने यहाँ लगा दी। 4 लाइन का जो कोड हम कर रहे थे एडिशन के लिए, ये एडिशन वाला हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है। अभी फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है, कैसे बनाना होता है, कैसे उसके अंदर डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, वो हम सब देखेंगे। बट अब क्या होगा, दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तो क्रिएशन ऑफ फंक्शन एंड एक कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो अब यहाँ पे इस जगह पे मैं इस जगह पे सिंपल सा इसको, इस 4 लाइन के कोड को हटा के मैंने एक ब्लॉक बना दिया अलग से। अब मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को यहाँ पे कॉल करूंगा, दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग। तो जो भी मैंने फंक्शन बना के रख लिया है, जब भी मेरे को रिक्वायर्ड है आई विल कॉल द फंक्शन। तो मेरे को बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट गो टू द फंक्शन, फंक्शन को बुलाऊंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा। और यहाँ पे दो तरह का रिटर्न होता है, मतलब फंक्शन कॉल होता है ना तो रिटर्न भी होता है। जैसे कंपाइलर यहाँ आया, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट किया, जैसे ही इस फंक्शन का कॉलिंग हुआ तो ये यहाँ से स्विच होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, फिर इन लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कंपाइल करके, एंड फिर वापस रिटर्न होगा इस नेक्स्ट लाइन के ऊपर, इस जगह पे, ठीक है। तो रिटर्न तो होगा ही। अब रिटर्न आपके हैंड पे है कि अगर आपने कोई काम ऐसा करवाया जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड फंक्शन है, अगर आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड है जो कि नेक्स्ट लाइन में काम आने वाला है यहाँ पे, जैसे इसका जो एडिशन है वो मेरे को यहाँ पे रिक्वायर्ड था कि एडिशन को कुछ करवाना था, मेरे को उसके बेसिस पे कुछ काम करवाना था, आगे का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को उस पर डिपेंडेंट है, तो मैं एक्सप्लिसिट रिटर्न सेंड करवाऊंगा। एक्सप्लिसिट रिटर्न मतलब मैं खुद से रिटर्न स्टेटमेंट दूंगा। और अगर नहीं होगा तो इम्प्लिसिट होगा, मतलब आपको रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है बट रिटर्न होगा। अब ये क्या चीजें हैं, ये आप क्यों क्यों कर रहे हो, तो आपको एक आइडिया बताने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। और यहाँ हम करते हैं डिक्लेरेशन, हाउ अ फंक्शन इज डिक्लेयर। सबसे पहले आता है आपका फन। ये कॉटलिन में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फन लगाना पड़ेगा। फन फॉर एग्जांपल इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर या एब्रीविएशन फॉर फंक्शन, ठीक है। देन आता है आपका फंक्शन का नेम, जो भी आपको फंक्शन का नाम देना है। फिर से क्या हो रहा है, आइडेंटिफायर। आपके याद रखने के लिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको एक नाम दोगे जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको इसको। तो मैंने जैसे एडिशन काम कर रहे हैं तो अपन ऐड फंक्शन दे दिया, ठीक है। और पीछे आते हैं मेथड इन्वोकेशंस। ये आपके स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इनका भी रोल अभी मैं बताऊंगा, बट ये आएगा जरूर, ठीक है। और कल याद करो कंस्ट्रक्टर हमने देखा था। तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल फंक्शन जो आपकी क्लास में क्रिएट होता है जब भी आप एक क्लास को बनाते हैं, और वो इनिशियलाइज होता है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो एक स्पेशल फंक्शन है, तो उसके पीछे भी आपने ये दो देखे होंगे, ठीक है। तो फंक्शन जब भी आप क्रिएट करोगे यू विल बी रिक्वायरिंग दिस ब्रैकेट्स, इनको मेथड इन्वोकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इनका भी एक रोल होता है जो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा स्कोप हो गया, ये अलग एक ब्लॉक हो गया जिसमें हम हमारा इस फंक्शन का डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, मतलब मेथड को, फंक्शन को 3 पार्ट्स में आप डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला है डिक्लेरेशन, दूसरा है डेफिनेशन, और तीसरा है कॉलिंग। फंक्शंस बनाएंगे इससे जाता है, पहले फंक्शन को बनाएंगे, फंक्शन में अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, और जहां पे भी रिक्वायर्ड है हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन वाला काम करना है तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, वेर, वेर क्यों लूं, एक बार ही तो वैल्यू देनी है, तो वेल a इक्वल्स टू 5, वेल b इक्वल्स टू 6, वेल सम इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। और इन दोनों को एडिशन कर दिया। अब इस फंक्शन की यूजेबिलिटी देखो,
जब कभी भी मेरे को 5 और 6 को ऐड करना होगा तो मेरे को ये 3 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूं, बट मैं आपको एक रेफरेंस बता रहा हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे थोड़ा लेंथी कोड हो, तो उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को ये 3 लाइनों की जरूरत है तो बार बार मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। बट अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि यार एडिशन फंक्शन तो सेम ही रहेगा, मतलब फंक्शनैलिटी जो है, जो ऐड करने का प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा, लेकिन वैल्यूज डिफरेंस हो सकता है, वैल्यूज डिफर कर सकती है। तो वैल्यूज कैसे हम चेंज करेंगे? हम जो चाहते हैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो लेकिन हमारी इन वैल्यूज के लिए हो, या वैल्यूज का मतलब कि मैं कुछ इनपुट देना चाहता हूं उस फंक्शन में, उस उनके बेसिस पे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो। और अगर मेरे को रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट कैसे मिलेगा मेरे को फंक्शन से? अभी तो कोई फंक्शन से रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये ऐड फंक्शन कॉल होगा तो 5 और 6 को ऐड किया जाएगा और इस सम में स्टोर कर दिया जाएगा, बस। इसका ये अभी इंप्लीमेंटेशन है। तो इसका कोई यूजेस समझ में नहीं आता है मेरे को, कि जब मेरे को सिर्फ 5 और 6 को ऐड करना है तो फंक्शन करना है, तो अगर मेरे को कोई दूसरा नंबर ऐड करना होगा तो मैं इसको नहीं कॉल कर पाऊंगा। अब समझते हैं कि इसका वेरिएशन कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। अभी आपने देखा ना, ये जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये जो इसके अंदर का पार्ट है, ये वाला, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। एंड जब भी इसको कॉल करना होगा तो कॉल कैसे करेंगे हम? सिंपल सा ऐड, ऐसे ऐड मेथड इन्वोकेशन। तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको ढूंढेगा कि ये फंक्शन कहाँ है, ये रहा फंक्शन, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करके वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे और इसको और डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं लग रहा मेरे को कि 5 और 6 को ऐड करना है, कोई फर्क नहीं लग रहा। जैसे तो मैं नॉर्मली कर लेता, और 5 और 6 को बार बार ऐड क्यों करवाऊंगा? मैं तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करवाऊंगा, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, फन लगाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा अलग कर रहे हैं, ऐड। अब यहाँ जो मेथड इन्वोकेशन है ना, आपको 2 नंबर को ऐड करना है, बिल्कुल। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंट, और टू बी वेरी स्पेसिफिक आप इनको नंबर 1 कॉलन इंट, ये बताना जरूरी है कि आपका किस टाइप का वैल्यू आएगा, ठीक है। देन नंबर 2 कॉलन इंट, फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करना है तो वापस ऑरेंज पे आ जाता है, ठीक है। दीज आर नोन एज पैरामीटर्स। आपने एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स ऐड कर दिए कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको स्पेसिफिकली इनकी वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, और जो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन के ब्रैकेट में आपको 2 चीजें प्रोवाइड करनी है, विच इज ऑफ टाइप इंट, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं सिंपली एक वेल सम बनाऊंगा, वेल सम इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब मेरे को 2 नंबर को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, नंबर 1 नंबर 2 मेरे पास में आ रहे हैं, उनको मैंने ऐड किया और मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब काम खत्म नहीं हुआ है। अब किसी ने बोला कि यार नहीं नहीं, मेरे को तो इसका रिजल्ट भी चाहिए, जहां पे आप इसको कॉल कर रहे हो उसके जस्ट बाद मेरे को इसके रिजल्ट से कुछ काम करवाना है, तो रिजल्ट भी रिटर्न में चाहिए। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, फन ऐड नंबर 1 कॉलन इंट, नंबर 2 कॉलन इंट, ठीक है। और अगर मेरे पास में स्पेस है तो यहाँ आगे ना इस जगह पे कॉलन लग जाएगा, इस जगह पे लगेगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ नीचे लगा रहा हूँ इंट। ये होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है अब कुछ रिटर्न करेगा और आपको अपने कोड में वो रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए कि भाई एडिशन हो, सिर्फ एडिशन ना हो, एडिशन होने के साथ में जो सम क्रिएट हुआ है वो सम भी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टाइप डिफाइन कर दिया कॉलन करके, और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और अब हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा, रिटर्न ए प्लस बी। मेरे को वेरिएबल में लेने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकता हूँ, रिटर्न मार सकता हूँ। अब जब भी ऐड कॉल होगा तो ऐड किस तरीके से कॉल होगा, इस तरीके से कॉल होगा, 5, 6 ये देना पड़ेगा मेरे को, 2 वैल्यूज देनी पड़ेगी। यहाँ पे कॉल होगा, कहीं पे भी कॉल होगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने दिया 100, 200, तो यहाँ पे ना 300 आ जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम 11। बट ये क्या होगा, रिटर्न भी होगा। तो जहां से हमने इसको कॉल किया होगा ना, यहां अगर मैं चाहूं तो एक वेरिएबल लेके वेल सम इक्वल्स टू, और ये जो इनका सम आया ना वो मैं इसमें स्टोर करवा सकता हूं। लेकिन इसके केस में क्या होगा, इसके केस में कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। जब कुछ भी रिटर्न नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, यूनिट रिटर्न होता है, ठीक है। मतलब
नथिंग इज रिटर्न, बट मतलब अगर हम देखें एक्चुअल में तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होगा, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके वापस जाएगा जहां से कॉल हुआ है। तो जहां से कॉल हुआ है यहाँ पे आया, इस कोड को किया, फिर वापस इसी के नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पे अगर मैंने खुद से रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया है तो मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूं जो मेरे को चाहिए रहेगी जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। तो ये हो जाता है आपका एक्सप्लिसिट रिटर्न। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल, मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ रिटर्न को। और जब मैं खुद प्रोवाइड नहीं करता हूं तो इंटरनल रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होता है विच इज इम्प्लिसिट। ठीक है, आगे आपको जब इंटेंट पासिंग भी हम करेंगे ना तो उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट इंटेंट पासिंग, इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग। सबका रोल यही होता है, जब आप खुद बता रहे हो कि मेरे को क्या करना है तो दिस इज एक्सप्लिसिटली आप बता रहे हो, एक्सटर्नली आप खुद बता रहे हो कि मेरे को क्या करना है। और जब आप खुद नहीं बताते हो फिर भी वो कॉल होना चाहिए तो इंटरनली होता है, दैट इज इम्प्लिसिट। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो हमको एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट तो कॉल होगा लेकिन वैल्यू आपको कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि आपने रिटर्न का काम किया ही नहीं है। ठीक है, एंड एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, रिटर्न इज योर लास्ट स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन ब्लॉक। तो ये जो फंक्शन का ब्लॉक है ना, यहां से स्टार्ट हुआ है यहाँ खत्म हुआ है, जो स्कोप है इसका ये लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके नीचे अगर आपने कुछ भी लाइन ऑफ कोड लिखा है तो दीज आर अनरीचेबल स्टेटमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपको मैंने काम दिया, मैंने कहा कि यार ये फोटोकॉपी करा के ले आओ। ठीक है, आप फोटोकॉपी करवाने गए, काम हुआ और वापस क्या हो गया, रिटर्न हो गए। अब उसके आगे भी मैंने कुछ काम किया दिया था कि आपको करना है, तो मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे वो काम लिख रखा है तो आप तो रिटर्न हो गए, तो ये काम नहीं कभी भी एग्जीक्यूट होगा। ये आपका अनरीचेबल स्टेटमेंट में आ जाएगा और ये ग्रे कलर में लाइन आ जाएगी, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे जो कोड लिखते हैं वो अनरीचेबल होता है, और वो खुद ही बता देगा आपको आईडी के यार यहाँ मत लिखो, आपको कोई भी काम करना है तो रिटर्न से पहले करो, क्योंकि रिटर्न अगर कॉल हो गया तो ये एक्सप्लिसिटली चला जाएगा। अब इसके केस में रिटर्न हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो आप इसमें कितना भी कोड लिखते रहो, हमेशा जो कोड लास्ट लास्ट जो कोड होगा ना उसके बाद रिटर्न होगा। बट क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली हमको कोई वैल्यू चाहिए तो हम खुद रिटर्न लगा रहे हैं, तो ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट हो, ये हमको सोच के रखना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसी गलतियां कर सकते हैं कि हम उसके नीचे भी कोड लिख रहे हो तो वो कोई सेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये कोड अनरीचेबल हो जाएगा और ये कभी एग्जीक्यूशन में आएगा ही नहीं। ठीक है, अब समझते हैं यही सेम चीज जावा में कैसे होती है। ठीक है, जावा और कॉटलिन का एक एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन के केस में। ठीक है, तो मैं यहाँ जावा के अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट होता है और कॉटलिन के अंदर कैसे क्रिएट होता है। पहले कॉटलिन इससे बताया क्योंकि हम कॉटलिन करने वाले हैं, दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। अब जावा में क्या होता है, सबसे पहले आता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब होता है, आपको डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर मेंबर को, क्लास के मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसमें मोस्टली आपको तीन तरह के मिलते हैं। ठीक है, आप क्योंकि यार कॉटलिन में तो आपने नहीं लगाया, कॉटलिन में बाय डिफॉल्ट हर जो चीज होती है ना, हर जैसे क्लास है या कोई भी चीज है वो फाइनल होती है। ठीक है, फाइनल इन द सेंस कि उनको अगर यूज करना है ना तो उनको ओपन करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने जो हायरार्की है, ये हायरार्की क्यों होती है कि यार ये जो फंक्शनैलिटी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अगर आपको इन एनी केस कोई डिस्टरबेंस आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिलिंग का काम हो रहा है, तो अगर आपको डिस्टरबेंस आए तो आप प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, हालांकि जल्दी ओवर हो जाएगा, बट अगर आता है तो आप मेरे को बता देना, है ना? ओके, ओके। तो एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि यार ये जो मेंबर है क्लास का, वो आप एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, मैं ही तो कोड लिख रहा हूँ। देखो, एक हायरार्की को समझना पड़ेगा, मैंने कोई सेट ऑफ कोड लिख रखा है। ठीक है, आपके बेटरमेंट के लिए, कि मैंने कोई क्लास क्लास बना रखी है, फंक्शन बना रखे हैं, और आप आए और आपको वो चीज चाहिए, मतलब आप भी मेरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो और मैंने कुछ क्लासेस क्रिएट कर रखी है। ठीक है, आप उसी के अंदर काम कर रहे हो और मैंने कहा कि यार देखो, ये जो क्लास है ना मैंने बना रखी है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने क्या कर रखा है कि जो चीज आपके लिए रिक्वायर्ड है ना उसको आपके लिए एक्सेसिबल बना रखा है, जो चीज आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जिनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो आपके लिए नॉन एक्सेसिबल कर रखा है। तो इसके लिए मेरे को एक्सेस मॉडिफायर की जरूरत पड़ती है कि जो चीज रिक्वायर्ड है उसके आगे हम
एक्सेस मतलब सबके आगे हम एक्सेस मॉडिफाइड लगाते हैं, लेकिन जो चीज अगर उसको रिक्वायर्ड है तो हम उसको पब्लिक कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, और जो चीज उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं, जो सिर्फ हमारे लिए है, मेरे लिए, मैंने जो क्लास बनाई मेरे लिए, मेरा मेरा जो अंदर का कोड है वो मेरे लिए है, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हम उसको यूज करते हैं प्राइवेट। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके घर में तीन चीजें ऑन द रेगुलर बेसिस होगी आपके पास में। एक आपके पास में होगी कार फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक आपके पास में होगी आपकी बाइक या स्कूटी, और एक होगा आपके पास में मोबाइल फोन, ठीक है। अब इन तीनों का एक्सेस ना आपको है। कार है आपके घर की इन द सेंस मतलब घर वाले में से कोई भी यूज कर सकता है, आप भी यूज कर सकते हो, आपके घर में से कोई भी मेंबर है वो उसको यूज कर सकता है। बाइक को कौन यूज कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ, नहीं, बाइक को सब कोई यूज कर सकता है, आप भी यूज कर सकते हो, यू, फैमिली एंड फ्रेंड्स। मतलब फैमिली के बाहर भी कोई फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं ना कि यार फ्रेंड्स को जरूरत पड़ गई, तो फ्रेंड ने बोला यार तेरी बाइक दे दे, स्कूटी दे दे, तो आपने उसको दे दिया। तो आपने क्या ना उसको स्कूटी या जो आपकी एक सेकेंड कॉल आ रहा है। ठीक है, मतलब वापस आ जाते हैं। बाइक को कौन कौन यूज कर सकता है? आप यूज कर सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स यूज कर सकते हैं, फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी इन द सेंस कोई दूसरा राह चलता यूज नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या यहाँ दो जने ही कर सकते हैं, यू एंड फैमिली, ठीक है। यहाँ यू, फैमिली एंड फैमिली के बाहर के भी बंदे यूज कर सकते हैं, विच इज फ्रेंड्स। मोबाइल फोन को कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो, यू एंड ओनली यू, और किसी को आप मोबाइल देते नहीं हो। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि जो कार वाला है, ये कार कौन यूज कर सकता है? दिस इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो हम अगर एक ही पैकेज के अंदर होंगे ना, तो अगर मैंने कोई चीज को प्रोटेक्टेड कर रखा है तो उस पैकेज के अंदर वो चीज होगी तो वो उसको एक्सेस कर पाएगी, और खुद तो एक्सेस कर ही सकता है। बाइक हो गया हमारा पब्लिक, मतलब कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्लास के अंदर वाला एक्सेस कर सकता है, कोई बाहर वाला अगर एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने पब्लिक बना रखा है, प्रोटेक्टेड बना रखा है, तो मेरे को उस पैकेज में होना चाहिए तब मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। एंड मोबाइल फोन के लिए मैंने इसको क्या कर रखा है? इसको प्राइवेट कर रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यूज कर पाऊंगा और कोई भी इसको यूज नहीं कर पाएगा। आगे इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम इसको इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से लाएंगे, कि इनहेरिट करना हो तब ये एक्सेस मॉडिफायर किस तरीके से काम करते हैं। कॉटलिन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, पब्लिक और इनका कॉन्सेप्ट हटा दिया उन्होंने, क्या कर दिया बाय डिफॉल्ट, इनको फाइनल कर दिया है क्लासेस को, मेंबर्स को। यस शयन। सर ये प्राइवेट मतलब दैट इज द प्लेस लाइक वेयर वी राइट आवर लॉजिकल पार्ट एंड अदर थिंग्स लाइक वो सब प्राइवेट रहेगा क्या सर? देखो, लॉजिक पार्ट भी आप पब्लिक पब्लिक भी कर सकते हो। देखो, प्राइवेट करने का मेन रीजन क्या होता है, जैसे हमें कोई हायरार्की के में है, जैसे मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, या मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इसमें मेरा मेन रोल है, ठीक है, और मैंने बहुत सारी क्लासेस बना रखी है, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड मैनी क्लासेस और मैं अपने काम के लिए यूज कर रहा हूँ। अब एक टीम आई, टीम भी इसमें जुड़ने वाली है और वो कुछ फीचर्स को यूज करने वाली है जो इस पर्टिकुलर मेन हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहने वाली है। तो उसका एक मॉड्यूल है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो उस मॉड्यूल को क्रिएट कर तक मैंने उनको बोल रखा है कि देखो, इसके लिए आप फिर से एक नई क्लास क्रिएट करोगे तो डोंट क्रिएट अनदर क्लास, जस्ट यूज माई क्लास। मैंने यूज क्लास कर रखा है। तो अब मैंने क्या किया, जब मैंने क्लास को बनाया ना तो मैंने इसको प्राइवेट कर दिया था, या मैंने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया था, तो वो कहेगा कि यार मैं आपके इस क्लास को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक हायरार्की को मेंटेन करने के लिए होता है। हालांकि आजकल जो हम काम करते हैं ना, इतना ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से समझो कि मैंने एक लाइब्रेरी बना रखी है, ठीक है, मैंने एक पूरा एंड्रॉयड का कोड बना रखा है, ठीक है, उसमें मतलब
पूरा एक फीचर बना रखा है। जैसे कैलेंडर ऐप है, आपको कैलेंडर ऐप खुद से बनाने के लिए 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि यार आपके पास कैलेंडर बना हुआ है तो आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे को दे दो, मैं मर्ज कर दूंगा। तो अपन ने डिपेंडेंसी ऐड कर दी और पूरा का पूरा कोड मेरे पास में आ गया। अब आपको एक्सेस है उन पर्टिकुलर चीजों का जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो। मैंने इसकी फंक्शनैलिटी के लिए कुछ काम कर रखा है, तो वो फंक्शनैलिटी के लिए जो भी काम कर रखा है मेरे को नहीं चाहिए कि ये इसमें जाके कुछ चेंजेस करें, तो मैं इसका एक्सेस नहीं देना चाहता हूं। तो मैंने उनको क्या बना रखा है, प्राइवेट बना रखा है। ठीक है, मतलब अपनी हायरार्की को मेंटेन करने के लिए मैं ये चीजें करता हूँ। हेलो, ओके ओके ओके, गॉट इट। है ना। तो बाय डिफॉल्ट कॉटलिन में ये सारी चीजें इस तरीके से मैनेज होती है कि कॉटलिन में जितनी भी क्लासेस है वो फाइनल होती है। तो अगर आपको एक्सेस करना होगा ना, कोई बनाना है कि भाई ये चीज कोई दूसरा एक्सेस कर सके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आगे ओपन लगाना होता है। और जिसको आपको नहीं करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट क्लासेस आर फाइनल इन कॉटलिन, तो उसको कोई भी ना तो इनहेरिट कर पाएगा ना उसको यूटिलाइज कर पाएगा। अगर आपको यूटिलाइज करवाना है तो यू नीड टू ओपन देम, मतलब आपको ओपन लगाना पड़ेगा उसके आगे। अब वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। तो हमने क्या किया, प्राइवेट कर दिया, पब्लिक कर दिया एंड प्रोटेक्टेड कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, एक्सेस डिफाइन कर दिया। और ये क्लास के आगे भी होता है जावा के अंदर, क्लास के आगे, मेंबर्स के आगे, वेरिएबल्स के आगे, जिसमें भी चाहो आप कर सकते हो। मैं इसका भी एक रेफरेंस बताता हूँ। जैसे मोबाइल फोन एक क्लास है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने मोबाइल फोन को तो ना क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। ठीक है, बट मैंने अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गैलरी, इनको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। उनको अंदर के मेंबर फंक्शंस को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। मतलब उसको क्लास का एक्सेस तो है लेकिन अंदर के कुछ मेंबर फंक्शंस है वो अभी भी प्राइवेट है, उनको मैं यूज नहीं कर सकता। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क कि भाई आपने क्लास, पूरी क्लास को नहीं चाहते कि वो यूज करे तो उसको प्राइवेट बना सकते हो, लेकिन आप चाहते हो क्लास के कुछ फंक्शंस वो यूज कर पाए, कुछ मेंबर्स को वो री यूज कर पाए, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे जिनको वो चेंज ना कर पाए, ना यूज कर पाए, तो उस केस में उन पर्टिकुलर फंक्शंस को या उन पर्टिकुलर मेंबर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, प्राइवेट कर सकता हूँ। जैसे कि मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को आप प्राइवेट भी बना सकते हो और मोबाइल फोन को आपने पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने के साथ साथ उनके अंदर के कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि आपके कुछ एप्लीकेशन है, उनको आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ओपन कर पाओगे, आप यूज कर पाओगे और कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द रोल ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो ये जावा के अंदर आपको लगाना होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा, वापस से देख लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद में आता है आपका रिटर्न टाइप। जावा के अंदर थोड़ा सा अलग तरीका होता है, रिटर्न आगे आता है, रिटर्न टाइप। ठीक है, देन आता है आपका फंक्शन नेम। दिस इज वेयर द आइडेंटिफायर कम्स इन, फंक्शन नेम। कॉटलिन में देखो कितना आसान है, फन करके नाम लगा दो, बन गया। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि रिटर्न टाइप पहले बताना पड़ेगा, और बताना जरूरी है। कॉटलिन में हम सिंपल सा क्या कर रहे थे, फन ऐड हो गया। ठीक है, यहां मेरे को अगर कुछ भी, जैसे इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है ना, तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइबल है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो मेरे को ही इंटरनल कॉल देना पड़ेगा रिटर्न का। लेकिन यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है वॉइड। वॉइड मतलब होता है खाली। तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो आपको वॉइड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जैसे इंटीजर रिटर्न करना है तो यहाँ इंट लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पे आता है फंक्शन का नेम, फिर वही मेथड इन्वोकेशन एंड कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो जब ये ओवरऑल दिखेगा ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा आपका पब्लिक वॉइड ऐड। और इसमें पैरामीटर्स ऐड करने होंगे तो कैसे ऐड करेंगे, पैरामीटर्स ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो उसमें अपन करते हैं ए कॉलन इंट। ये इंट कॉटलिन का कॉन्सेप्ट होता है, एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता है। एंड्रॉइड सॉरी कॉटलिन जावा में ऐसा नहीं होता है, इंट ए कॉमा इंट बी। थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं ताकि आप समझ जाओ कॉन्सेप्ट को। जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना तभी दोनों लैंग्वेज समझ रहे हैं, ताकि आपको आइडिया रहे। इसमें क्या होगा, सेम यही चीज करनी है आपको कॉटलिन के अंदर, तो आपको सिंपल सा करना है फन ऐड ए कॉलन इंट बी कॉलन इंट। इसमें कॉलन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। वॉइड लगाए यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे इंट लगाना हो, मेरे को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, जैसे कि रिटर्न करना है मेरे को रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है, और सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर रिटर्न इंटीजर करना है तो आपको यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा, इस जगह पे, इस जगह पे लगेगा कॉलन। टाइप डिफाइन होगा और रिटर्न होगा आपका इस तरीके से सेम, ए प्लस बी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉटलिन एंड जावा जब हम फंक्शन की बात करते हैं।
ठीक है। इसमें इनको बाकी सब कुछ सेम है, कॉलिंग वैसे ही होगी, क्रिएशन जो आपका अंदर का डेफिनेशन है वो सेम तरीके से होगा, रिटर्न स्टेटमेंट सेम है। यहाँ पे भी अगर इसके बाद कुछ कोड लिखोगे तो वो अनरीचेबल कोड हो जाएगा, यहाँ पे भी लिखोगे तो वो अनरीचेबल कोड है। ठीक है, दीज आर नोन एज पैरामीटर्स, जो आप अपने फंक्शन में डिफाइन कर रहे हो उसकी डिफरेंट मतलब बाइफर्केशन के लिए कि भाई यार एक ही फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर मल्टीपल तरीके से रिजल्ट जनरेट करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे भी ये पैरामीटर्स ही है। और कॉलिंग सेम होगी, इसको हम पैराम्स भी बुलाते हैं। ठीक है, जब कॉलिंग करेंगे तो हम किस तरीके से करें, ऐड 5,6 जो भी ऐड करना है, और कॉलन लगाना पड़ता है अपन को जावा के अंदर। ठीक है, और जब हम कॉटलिन में करते हैं तो ऐड जो भी वैल्यूज ऐड करनी है। ठीक है, बस इस तरीके से। तो इनको हम बुलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ARGS, दीज आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। जब हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं ना, तो एक फंक्शन में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यस शयन? सर मान लो कि मतलब हमारा जो ऐड फंक्शन है वहां हाँ पर मतलब एक बड़ा सा मतलब कहीं से भी हमने कुछ एपीआई या बैकएंड सर्वर का कॉल किया है, हाँ हाँ वो आर्गुमेंट आ रहा है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ तब हाँ हम क्या लिखेंगे सर? मतलब ए कोलन ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ लिखेंगे? हाँ हाँ। यहाँ पे जो हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं ना, वो हाँ टाइप आपका जैसे ये होता है, कल भी मैंने बताया, ये प्री डिफाइंड है। हम चाहे तो यहाँ पे हमारा मॉडल क्लास भी दे सकते हैं कि भाई अपन को, जैसे कि सपोज करो मेरे को एक फंक्शन बनाना है, फन एड नोट। ठीक है, एक नोट हमने एक ऐप बनाई जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आगे चल के यूजर ने जो नोट लिखा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी उसने 4-5 चीजें डाली है, वो मेरे को सर्वर पे स्टोर करवानी है। ठीक है, तो मैंने उस पर्टिकुलर जो 4-5 चीजें उनका एक क्लास बना रखा है जिसको मॉडल क्लास बुलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, न्यू नोट कॉलन नोट मॉडल। ये नोट मॉडल क्या है, क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर हमने जो भी काम करना है, एडिशन करने का, एपीआई कॉलिंग का, वो सब हम इसके अंदर करेंगे। तो जब भी मेरे को ऐड नोट करना होगा तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ऐड नोट करके इस तरीके से। और जब कॉल करना होगा तो हमको क्या चाहिए, एक नोट मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नोट मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। दिस तरीके से ऐसे ही करते हैं हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और ऐसे काम नहीं बनेगा क्योंकि हमको तो अलग अलग नोट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो हम इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ऐसे कॉल होगा, ऐड नोट मॉडल क्लासेस आर लाइक स्ट्रक्चर। तो नोट मॉडल ब्रैकेट में जैसे मेरे को 3 चीजें प्रोवाइड करनी है, एक तो टाइटल प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, नोट जो भी टाइटल उसने यूजर ने दिया होगा, देन डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, देन डेट आ जाएगी, एंड इस तरीके से हम उसको कॉल करेंगे। तो जब ये कॉलिंग होगा, तो जो भी आपका नोट मॉडल आप एक नया क्रिएट कर रहे हो, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप 3 वैल्यूज डिफाइन कर रहे हो, तो इस तरीके से आप जिस टाइप का भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन चाहते हो, आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, वो आप पास कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न में कुछ चाहिए, जैसे ये तो हो गया फन ऐड नोट, ऐसे मेरे को एक बनाना है कि भाई नोट्स को गेट करना है, गेट नोट्स। तो गेट नोट्स में क्या होगा, गेट नोट्स एक फंक्शन बनाए जिसमें हम लेके तो कुछ नहीं आएंगे, लेकिन रिटर्न में हमको क्या चाहिए कि हमको एक लिस्ट ऑफ नोट्स मिलेगी। तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या लगाएंगे, एरे लिस्ट ऑफ टाइप नोट मॉडल। ये हमारा रिटर्न टाइप हो जाएगा। तो जो भी काम करेंगे हम, एपीआई कॉलिंग करेंगे कि भाई फैच करके लाओ सारे नोट्स जो आएंगे वो हमारे एक लिस्ट में आएंगे, मतलब एरे ऑफ मल्टीपल मॉडल्स आएंगे, तो जेसन फॉर्मेट में आएगा, उसको पार्स करना पड़ेगा, पार्स करने के बाद में हमको लिस्ट ऑफ मॉडल मिलेगा, तो हम लास्ट में रिटर्न में जो भी हमारे पास में लिस्ट आई है ऑफ मॉडल्स की, वो रिटर्न मार देंगे। समझ में आया? तो रिटर्न में भी आप जैसा चाहो वैसा टाइप दे सकते हो, और जब आप पैरामीटर्स की बात करें तो वहां पे भी आप जैसा टाइप चाहो वैसा टाइप ऐड कर सकते हो। ठीक है शयन? यस सर। ओके, वापस आता है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, तो ऐड, ये चीज समझ में आई आप लोगों को, दीज आर नोन एज पैरामीटर्स, इनको हम पैरामीटर्स बुलाते हैं कि ये इन फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, और इनमें जो वैल्यूज प्रोवाइड की जाती है तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज को हम बुलवाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए जो यहाँ पे असाइन हो जाएंगे, ये ए में चला जाएगा,
ये बी में चला जाएगा, उसके बेसिस पे आगे का कोई भी एग्जीक्यूशन जो हमने उस पर्टिकुलर फंक्शन में कर रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगा रखा है तो रिटर्न होगा, नहीं लगा रखा है तो रिटर्न तो होगा लेकिन कुछ वैल्यू लेके नहीं आएगा, जिसकी हमको रिक्वायर्ड नहीं थी, तो हमको कोई जरूरत नहीं, मतलब मेरे को सिर्फ प्रोसेस ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। प्रोसेस करनी, प्रोसेस कर दिया, उस फंक्शन के अंदर कर रखा है प्रोसेस, कॉल करो, वो प्रोसेस करके रख देगा। जैसे मेरे को डेटाबेस में कुछ स्टोर करना है तो मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, डेटाबेस में ये वैल्यू स्टोर कर दो, तो वो फंक्शन में मैंने डेटाबेस में स्टोर करने का काम कर रखा है, तो बस फंक्शन को कॉल करूंगा, वो हमारे उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और जो वैल्यू हम रिटर्न मतलब स्टोर करवाना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर वो स्टोर कर देगा। अब आप कहोगे इसका फंक्शन क्यों बनाया? फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को 10 जगह से ये काम की जरूरत पड़ रही थी कि यहाँ से भी ये डेटाबेस में स्टोर होगा, यहाँ से भी डेटाबेस में स्टोर होगा, तो सब जगह वो डेटाबेस में स्टोर करने का जो 10 लाइन का कोड मेरे को लिखना पड़ रहा था वो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ एक फंक्शन में बना के रख दिया। अब जब कभी भी मेरे को कुछ भी डेटा को स्टोर करवाना है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना है, वो ऑटोमेटिकली उसको स्टोर कर देगा। अब मेरे को चाहिए कि यार एक कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें मेरे को वैल्यू चाहिए, मेरे को यहाँ पे रिटर्न में मिलनी चाहिए, तो वो हो गया आपका रिजल्ट ओरिएंटेड, तो वो फंक्शन में आपको रिटर्न टाइप लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब आ जाते हैं हम वापस हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो जैसे हमारा पहले कॉटलिन में आ जाता है, ठीक है। एक ना जैसे ही हमारा क्लास है, ठीक है, क्लास में हमारा जो भी काम करना होगा, क्लास का हमने कल देखा था, पहले क्लास कीवर्ड आता है एंड फिर आपका नेम आता है, ठीक है। डोंट यूज लाइक दिस, ये एरर शो कर देगा, दिस इज कीवर्ड। तो कीवर्ड को कभी भी आप आइडेंटिफायर ना बनाओ, ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब आपके लिए है, तो आपको अपने नाम के लिए कुछ ऐसा नाम देखना पड़ेगा जो आपके काम का हो, जो जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको। तो इट कैन बी एनीथिंग बट नाम ऐसा होना चाहिए जिससे काम पता लग जाए, ठीक है। तो हमने ये किया। अब हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ना एक इग्निशन पॉइंट होता है। जैसे आप बाइक को चलाते हो तो बाइक बाइक चलाओ, स्कूटी चलाओ, कोई भी आप कोई भी चीज चला रहे हो तो उसमें इग्निशन पॉइंट, मोबाइल में भी एक ऑन करने का पॉइंट होता है, जहां से आप ऑन करते हो तो आपका मोबाइल रिस्टार्ट होता है और फिर आपका फोन स्टार्ट होता है। ऐसे ही लैपटॉप में भी एक बटन होता है जहां से आप स्टार्ट करते हो, तो हर एक चीज का ना इग्निशन पॉइंट होता है। और वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी एक मेन फंक्शन होता है विच इज एग्जीक्यूटेड एट द फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल, मतलब उसी को एग्जीक्यूट करना होता है, उसी के अंदर से हमको फ्लो बनाना होता है कि हमको क्या काम करना है। यस नीलेश, हेलो, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये कह रहे हैं कि जो आप अभी ये मतलब खोले हैं एंड्रॉइड हाँ स्टूडियो में, ये हाँ, प्रोजेक्ट मतलब आपने, मैं शुरू में था नहीं सर, तो इसलिए मुझे पता मैंने नहीं सिर्फ आपने नॉर्मल कहाँ जैसे खोला। प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना वैसे ही प्रोजेक्ट जी। क्रिएट बस। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में जहाँ पे हमारी जावा की फाइल्स या कॉटलिन की फाइल्स रहती है ना, यहाँ पे आया, मैं राइट क्लिक में गया और यहाँ दोनों ऑप्शन मिलते हैं, जावा फाइल क्रिएट करने का और कॉटलिन फाइल क्रिएट करने का। हमको कॉटलिन क्रिएट करनी है, जावा सिर्फ मैं आपको एज ए सैंपल साथ साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि जावा में कैसे होता था और अब हम जो कॉटलिन सीख रहे हैं उसमें कॉटलिन में कैसा होता है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। जी, तो ये जो प्रैक्टिस डॉट केटी मतलब आपने ये प्रोजेक्ट अभी क्लास बनाया है, अभी आपने हाँ ये अभी ऐड मैंने किया नहीं। क्लास बनाया है, मतलब एक फाइल क्रिएट करी है उसमें मैंने ये क्लास बनाई है, ओके सर। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, और ये हमारा कौन सा है, कॉटलिन है। तो कॉटलिन में सिंपल सा एक मेन फंक्शन होता है, हर जगह मेन फंक्शन होगा बट लिखने का तरीका अलग होगा। तो फन मेन, ये हमारा मेन फंक्शन होगा। इसके आगे ऑटोमेटिकली रन स्टेट मतलब रन का आइकन आ गया, दैट मींस दिस इज द इग्निशन पॉइंट, यहाँ से हम रन कर सकते हैं। इसके अंदर का कोई भी कोड अगर हमको एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको रन करवा सकता हूँ, ठीक है। और याद रखना हमेशा जो मेन फंक्शन होता है ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेके आता है, तो मेन फंक्शन में जरूरी नहीं कि आप यहाँ करो, बट टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स किस टाइप के होंगे, स्ट्रिंग की एरे के टाइप के होंगे। तो एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पे कॉटलिन में इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जैसे अभी मैं इसमें जाता हूँ जावा के अंदर, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको मिलता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका फंक्शन होता है और यहाँ पे आपको चाहिए होते हैं स्ट्रिंग args। तो ये ऑटोमेटिकली देखो रन का ऑप्शन आ गया इसके ऊपर। जब मैंने इस पूरे सिंटेक्स को फॉलो किया ना, तो इसमें भी क्या है, फंक्शन ही तो है।
जो भी अपन ने देखा, बस एक स्टैटिक लग गया। स्टैटिक का रूल आपको आगे समझ में आएगा। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। एक होते हैं जो डायनामिक क्रिएशन होता है और एक होता है स्टैटिक क्रिएशन। एक को कंपाइल होने से पहले वैल्यू असाइन हो जाती है और वो चेंज नहीं होती थ्रू आउट द टाइम। मतलब वैल्यू को चेंज कर सकता है, लेकिन उनके लिए आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और जो आपकी डायनामिक होती है वो रन टाइम में, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसको एक मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो उस समय जब हम स्टैटिक को समझेंगे, डिफरेंस से समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि हमको एक टॉपिक समझना है, स्टैटिक वेरिएबल्स वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो उसमें आपको एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। तो हम स्टैटिक को उस डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये स्टैटिक फंक्शन होता है एक। तो जावा कहता है कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम को जावा में रन करवाना है तो दिस इज द मेन फंक्शन यू विल बी रिक्वायर्ड। इसके अंदर आप जो भी काम करोगे ना वो एग्जीक्यूशन में स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे इसको रन करोगे तो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका काम, जो भी आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे। और ऐसा ही सेम अगर हम इसमें देखें तो इसमें सिंपल सा आपका फन मेन फंक्शन होता है बस। इस मेन फंक्शन के अंदर, और ये कोई भी जरूरी नहीं कि आपके क्लास में भी हो, आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते हो कॉटलिन के अंदर। आपको क्लास नहीं भी बनाओ तब भी काम बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ये देखो फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस हमने समझ लिया ना। जावा में देखो कैसे बनाए, कॉटलिन में कैसे बनाए और जावा में किस तरीके से बनता है। ठीक है, आप स्टैटिक को एक बार के लिए डिक्लाइन कर सकते हो। हमने ये चीज देखी, फिर हमने रिटर्न टाइप देखा, एंड दिस इज प्रिस्क्राइब्ड। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये पहले से बना हुआ एक फंक्शन है जिसको आपको ट्रिगर करना पड़ेगा अगर आपको अपना एग्जीक्यूशन करवाना है। आगे अपने फंक्शंस हम खुद बनाएंगे जिसको हम कॉल भी करेंगे। अगर हमको रिक्वायर्ड हुआ तो हम खुद से फंक्शंस भी बना सकते हैं, उसमें कॉलिंग भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन फंक्शन के अंदर, और दो चीजें हमको देखनी है। एक तो हम जब प्रोग्राम को रन करें तो हमारा प्रोग्राम रन होगा कंसोल के अंदर। यहाँ पे कंसोल ओपन होगा और वहां पे वो प्रोग्राम रन हो जाएगा आउटपुट की तरह। तो मेरे को कुछ दिखाना है, या तो कंसोल पे कुछ दिखाना होगा या कंसोल से कुछ इनपुट लेना होगा, तभी हमारी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी जो है वो थोड़ी बढ़ेगी। नहीं तो वो सेट ऑफ कोड जो होगा स्टैटिक हो जाएगा। कुछ मैं चाहता हूँ कि यार कंसोल से कुछ इनपुट दूं, उसके बेसिस पे मेरा प्रोग्राम में वेरिएशन आए, तो उसके लिए मेरे को इनपुट भी चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंट करना बताता हूँ आपको। कुछ भी वैल्यू अगर आपको कंसोल पे डालनी है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा एक फंक्शन होता है प्रिंट। अब प्रिंट में भी दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्रिंट एलन और एक होता है नॉर्मल प्रिंट। नॉर्मल प्रिंट क्या करेगा, आपको प्रिंट करने के बाद में कर्सर को वहीं छोड़ देगा। प्रिंट एलन क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद में कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे छोड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चीज प्रिंट हो उस पर्टिकुलर कंसोल के ऊपर तो नेक्स्ट लाइन से हो। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने प्रिंट लिया और यहाँ पे लिख दिया हेलो, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आती है हेलो डेवलपर्स। ठीक है, इसको करते हैं अपन रन। सिंपल सा रन पे जाएंगे और ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इशू आएगा। फर्स्ट टाइम इसलिए इशू आता है क्योंकि उसको मेन फंक्शन मिला नहीं है, तो आपको वापस से एक बार रिकॉल करना है। इसको एक्सेस मिल गया है एंड यहाँ पे जैसे आप रन कर रहे हो तो हेलो डेवलपर्स आ गया। अब देखो मैंने सिर्फ प्रिंट करवाया, इसके बाद में मैं कुछ भी प्रिंट कर रहा हूँ। सपोज दैट मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, और हम इसको करते हैं रन। तो ये किसके आगे आ गया, जिस इसके आगे आ गया। अब समझना इस चीज को, यहाँ पे अगर मैंने एल एन लगा दिया, यस एन, Sir, how did you get that run button? जस्ट आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है। अगर ये सही तरीका लिखा होगा ना आपने, मतलब ये पूरा स्पेलिंग वगैरह सही लिखा होगा, फन लिखा होगा, अगर सिंटेक्स Yeah. सही है तो अपने आप रन आ जाएगा। Okay. अगर आप यहाँ पे कैपिटल कर रहे होगे तो आपका रन बटन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, Okay. Okay. क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है ना कॉटलिन या जावा, दीज आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव पता है आप सभी को, ए कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। तो यहाँ पे कैपिटल ए का भी अलग रोल है और स्मॉल ए का भी, लोअर केस ए का भी अलग रोल है। तो आपको केसेस का भी अच्छे से ध्यान रखना है, कैपिटल में लिखना है कि स्मॉल में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है हमारा वो स्मॉल एम से आता है और ये मेन फंक्शन रहेगा। और यहाँ पे हमने प्रिंट एलन किया और मैं इसको वापस रन कर रहा हूँ एक बार, तो आप पाओगे कि हाउ आर यू जो है नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पे तो आपने एलन नहीं लगाया, तो देखो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसके नीचे अगर मैंने कोई चीज लिखी है प्रिंट एलन से भी, ये चीज समझना, इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं।
तो एंड्रॉइड कहाँ आ गया, इसके नीचे आ गया। अब क्या हो गया, इसको तो हमने प्रिंट एलन कर रखा है, बिल्कुल सही, आपने इसको प्रिंट एलन जरूर कर रखा है, बट ये क्या कर रहा है कि जब ये प्रिंट कर रहा है ना तो उसके बाद में उस कर्सर को नीचे लेके आ जाता है। तो अब ये कर्सर नीचे आ चुका है, आप कुछ प्रिंट करोगे ना तो ये नीचे आएगा। लेकिन ये जो हमने किया, ये प्रिंट एलन नहीं किया था, ये हमने सिर्फ प्रिंट किया था। तो हाउ आर यू आया और उसके बाद में कर्सर हमारा यही रहा, तो इसके बाद में कोई प्रिंट होगा ना तो जस्ट इसके बाद में प्रिंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, प्रिंट एलन करने से नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता, प्रिंट एलन करने से जो नेक्स्ट कोई प्रिंट करते हो वो नेक्स्ट लाइन पे आता है। समझ रहे हो, मैंने इसको एलन किया तो अब ये नेक्स्ट लाइन पे है, लेकिन मैंने इसको एलन नहीं किया तो ये तो नेक्स्ट लाइन पे ही आया ना। क्योंकि ये तो देखो हाउ आर यू नीचे वाली लाइन पे आया, क्यों आया, क्योंकि पहले वाले को जो हमने प्रिंट किया था तो हमने प्रिंट एलन से किया था। अब अगर मैं कोई वापस से प्रिंट करूंगा यहाँ पे तो ये भी नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल जो आपको पता होना चाहिए। ये प्रिंट करने के दो फंक्शंस आपको मिलते हैं, प्रिंट एलन एंड प्रिंट। अगर आपको चाहिए कि यहाँ प्रिंट होने के बाद में आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाए, ताकि नेक्स्ट कोई मैं प्रिंट दूं तो मेरे को याद ना रखना पड़े, मैं डायरेक्टली प्रिंट करूं तो अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो यू नीड टू रिक्वायर प्रिंट एलन। एंड नहीं तो आप प्रिंट से भी काम कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेट द वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं एक और चीज करता हूँ कि ये चीज तो प्रिंट करने का तरीका हुआ कॉटलिन में, जावा में कैसा होता है, तो जावा में थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अलग कैसे होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट, वही सेम कॉन्सेप्ट, प्रिंट प्रिंट एलन। दिख रहा है आपको, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। हेलो, ठीक है, यहाँ पे जब आप रन करो, क्योंकि आप कॉटलिन स्पेसिफिक कोड में हो तो आपको ये नीचे वाले थर्ड पे आना पड़ेगा, रन विथ कवरेज। इसमें जब आप रन करोगे, क्योंकि हमने कॉटलिन प्रोजेक्ट को ओपन कर रखा है तो ये उन चीजों को एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, एंड फिर हमारे जावा के कोड को कंपाइल करके यहाँ पे रन कर देगा। तो हेलो आ गया यहाँ पे जो हमने लिखा। ठीक है, तो ये हमारे जावा के अंदर का तरीका होता है, यू नीड टू रिक्वायर आइदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आइदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, ये हम कंसोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम एंड्रॉइड में डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे पास में यूआई होगा, हम वहां पे दिखाएंगे, तो वहां पे टेक्स्ट व्यू होगा टेक्स्ट दिखाने के लिए, तो वहां पे प्रिंट एलन या इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यस ईशान। सर वो जावा में आप जो है वो मेन मेथड क्लास के अंदर लिख रहे हो, यहाँ पर क्लास के बाहर लिख रहे हो इसके? हाँ, यहाँ यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ मैं अगर इसको नहीं भी लूंगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉटलिन के अंदर आप डायरेक्टली मेन फंक्शन बना सकते हो, लेकिन जावा के अंदर ये प्रिस्क्राइब्ड है कि आपके क्लास के अंदर ही वो फर्स्ट फंक्शन होता है जो इग्निशन पॉइंट बनाता है। तो ये इसका सिंटेक्स है, तो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा इसको। ये जावा का सिंटेक्स है और ये कॉटलिन का है। कॉटलिन में अगर आप क्लास के अंदर नहीं भी लिखते हो, डायरेक्ट बाहर भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। चाहो तो क्लास के अंदर भी लिख सकते हो, चाहो तो क्लास के बाहर भी लिख सकते हो, तो ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन जब हम जावा की बात करते हैं तो जावा के अंदर यही मेन फंक्शन आपका क्लास के अंदर होना चाहिए, तभी ये रन स्टेटमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द सिंटेक्स। ओके ईशान। ठीक है। अब हम आते हैं नीचे और यहाँ पे हम करते हैं कि भाई ये तो हुआ दिखाने का काम, अगर यूजर से कुछ वैल्यू लेनी हो तो कैसे लेंगे। तो इस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्कैनर क्लास होती है, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का मतलब यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है, कर्सर है। तो कर्सर से कुछ वैल्यू लेनी तो वो स्कैन करेगा, क्या वैल्यू आई है उसको स्कैन करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमको लाके देगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब बिल्कुल सही चीज आई है आपके सामने कि एक क्लास बनी हुई है स्कैनर नाम से, उसको आज यूज करने की मेरे को जरूरत पड़ रही है, तो मैं सिंपल सा उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। दिस इज हाउ क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि एक कंस्ट्रक्टर में आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो आउटपुट ले रहे हो, स्कैनर किसके लिए यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि यार जब भी मैं वैल्यूज गेट करूं, जैसे गेट करनी तो डायरेक्टली आप करोगे, पहले तो यहाँ पे हेलो डेवलपर्स की लिखो की जगह लिखोगे एंटर योर नेम, ताकि ऐसा लगना चाहिए ना कि यहाँ पे हम नेम पूछ रहे हैं। ठीक है, और सिस्टम डॉट इन से हम क्या करेंगे, डॉट नेक्स्ट लाइन। ये नेक्स्ट का मतलब क्या है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा। अगर इंटीजर वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट इंट होगा, बुलियन लेनी है आपको पता, अगर टाइप डिफाइंड है कि हमको यहाँ से डबल वैल्यू मिलेगी, फ्लोट मिलेगी, तो आप डायरेक्टली वो टाइप ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले नेक्स्ट लाइन लो, स्ट्रिंग में आ जाएगा, फिर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग से आप उसको टाइप कास्ट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि यहाँ पे आपने एक नंबर पूछा है तो वहां पे सिंपल सा कॉटलिन में एक फंक्शन होता है आगे टू इंट, तो आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आप क्या मांग रहे हो, इंटीजर वैल्यू नहीं मांग रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहे हो, तो आप नेक्स्ट लाइन ही कर दो। ठीक है, अब ये कोई वैल्यू लेके आएगा, आपको कैसे पता ये स्ट्रिंग में ही आई है, तो नेक्स्ट लाइन का रिटर्न टाइप देखो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रिंग मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, वेर नेम
इक्वल्स टू। आपने वेरिएबल में क्यों स्टोर किया? वेरिएबल में इसलिए स्टोर किया ताकि मैं इसको कहीं पे भी यूज करना हो तो मैं यूज कर सकूं मेरे प्रोग्राम में। नेम अगर एक से ज्यादा जगह काम में आ रहा है तो मेरे को ये लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा जो भी वैल्यू आई उसको एक जगह स्टोर करवा दिया इस नाम से, ताकि इसको आइडेंटिफाइबल है, ये मेरे लिए आइडेंटिफाइबल है कि भाई ये नाम को मैंने गेट किया है तो नाम के अंदर नेम नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया होगा, उसमें मैंने इसको स्टोर करवाया। और बेटर तरीका क्या है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो आप इस तरीके से इसको स्टोर करो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको नाम से पता चल रहा है कि एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि भैया चेक तो करें कि वैल्यू आई कि नहीं आई सही में, तो प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट वेलकम str नेम। अब देखो यहां पे हमको करना पड़ेगा कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रिंग है जो आप खुद लिख रहे हो और ये एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग पड़ी है, तो इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए बीच में प्लस लगता है। अब आप कहोगे यार प्लस तो ना इंटीजर में वैल्यूज ऐड करने के लिए लगता है, 5 + 6 = 11। बिल्कुल 5 + 6 = 11 इन इंटीजर टर्म्स, लेकिन अगर स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग को दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो वहां पर भी प्लस काम में आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो अगर मेरे एक वेरिएबल में 5, समझना इस चीज को, कमेंट करके बता रहा हूं, 5 + 6 = 11, वेयर एज स्ट्रिंग के अंदर अगर 5 पड़ा है, हो सकता है ना स्ट्रिंग के अंदर भी, स्ट्रिंग में कोई कांस्टेंट नहीं है कि आप कुछ कि यही वैल्यूज आनी चाहिए। स्ट्रिंग में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अगर ये दो स्ट्रिंग है जिसमें 5 और 6 पड़ा है तो पता है इनका कॉन्केटिनेशन रिजल्टेंट क्या बनेगा? 56। तो ये जोड़ने का काम करता है, ये एक्चुअल में वैल्यूज को जोड़ता है, ये एक्चुअल में जो आपने कैरेक्टर्स दिए हैं उनको जोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को जोड़ना है कि वेलकम करके करने के साथ साथ मेरे को ना इस नेम को यहाँ पे आगे लगाना है कि भाई जिसने भी जो भी नाम एंटर किया होगा उसके आगे वेलकम कॉलन उसका नाम आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके से कॉन्केटिनेट कर दूंगा। अब हमारे पास ना एक लैम्डा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वो कहता है कि आप डॉलर की हेल्प से, ये करने की जरूरत नहीं है, आप ये हटाओ, इसी के अंदर आओ, स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को डालना है ना, आप डाल सकते हो, आप सिर्फ आगे डॉलर लगा दो। डॉलर के साथ में अगर आपने किसी भी वेरिएबल को डालोगे तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा डॉलर के साथ में आया तो ये एक वेरिएबल है, और अगर ये वेरिएबल है तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू लेके आऊंगा और इसके साथ में खुद ही कॉन्केटिनेट कर दूंगा। अब देखो वेर के आगे एक वार्निंग आ रही है कि यार वेरिएबल इज नेवर मॉडिफाइड सो इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वेल। समझ रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑरेंज, रेड एंड ग्रे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको वैल कर देते हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वैल करने से क्या हुआ कि हमको पता है यार स्ट्रिंग नेम को हम वापस तो रीअसाइन कर नहीं रहे, एक बार असाइन कर रहे हैं, तो वैल से क्यों ना डिक्लेयर करें। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम है हमारे पास में। एक चीज और बताता हूँ, मैंने ग्रे लाइन भी देखी अभी, अगर आपने देखी, नोटिस करी कि नहीं करी। जब मैंने ये किया तो देखो ग्रे लाइन आई, दिख रहा है आपको, ग्रे लाइन। और जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ ना, ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कैन नेवर बी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ टेम्पलेट विच इज योर लैम्डा टेम्पलेट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे टैप करना है कन्वर्ट, या फिर आप इस पे Alt+Enter भी कर सकते हो। आ रहा है कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कॉन्केटिनेशन, कन्वर्ट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन टू अ टेम्पलेट। तो इसने ये कन्वर्ट कर दिया, यही हमने किया बाय डिफॉल्ट खुद से भी। तो इस सजेशन से आपका काम क्या कर देता है, आसान कर देता है। और वार्निंग से आपको बोलता है कि यार ये चीजें सही कर लो, आपके बेनिफिट के लिए रहेगी। और एरर आ गया मतलब कि आप समझो एरर कब आएगा, जब मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम लिख रखा है। ठीक है, ये पूरा रेड कलर में हो गया, समझ पा रहे हो। ये इसको समझ ही नहीं पा रहा है कि यार यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, नेम वेरिएबल है, str नेम तो कोई मिला ही नहीं मेरे को, कोई रेफरेंस ही नहीं पता चल रहा, तो किसको लिखूं यहाँ पे मैं तो किसी को कॉल ही नहीं कर पा रहा हूं। तो ये आपका पूरा का पूरा किस में कवर हो गया, रेड कलर में आ गया। दैट मीन्स ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, मतलब आप जो चीज यहाँ कॉल करने की कोशिश कर रहे हो वो इसको अपने स्कोप में कहीं नहीं मिल रही है। तो जाके देखो कहीं ना कहीं आपने चीजें चेंज करी होगी, या आपने उस तरीके से नहीं करी जिस तरीके से आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप जाके चेंज करोगे तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा और ये काम हो जाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर योर नेम, वेलकम WHQ, आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया। यही सेम चीज हम जावा में भी कर सकते हैं। जावा में भी क्या करना पड़ेगा, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस पता लगेगा आपको। यहाँ पे एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पे स्कैनर क्लास को हम यूज कर रहे हैं। अब सपोज करो मेरे को दो वैल्यूज गेट करनी है, फिर से मेरे को एक जरूरत पड़ी कि भाई यार नेम तो आ गया, अब इसकी एज भी कैलकुलेट करनी है मेरे को। तो मैंने प्रिंट ln करवा दिया, प्रिंट ln एंटर, स्ट्रिंग में आएगा एंटर योर एज।
ठीक है, सपोज दैट अब यहाँ पे हम इंटीजर एक्सपेक्ट करेंगे तो उसका भी तरीका आपको समझ में आएगा। अब यहाँ तो कर दिया, अब यहाँ पे वैल्यू लेनी है तो फिर से हमको स्कैनर को कॉल करना पड़ेगा। ये पूरा लाइन मतलब यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा इस क्लास का, और फिर हम ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्यों ना हम इसको यहाँ से ऐसे हटाते हैं और एक वेरिएबल में इसको अलॉट कर देते हैं, क्योंकि बार बार यूज में आ रहा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, वैल, क्योंकि रीअसाइन नहीं हो रहा है तो SCN, ये इसका छोटा नाम हो गया। कुछ भी नाम दे सकते हो, मेरे को वेरिएबल का कुछ नाम देना था जिसमें मैं इसको क्या कर सकूं, स्टोर करवा सकूं, ताकि मेरे को कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस पर्टिकुलर वेरिएबल का रेफरेंस आएगा और यहाँ से कॉलिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या होगा, अब मेरे को फिर से क्या करना है, एज कैलकुलेट करनी है, और एज किस में होती है, आई इंटीजर में, तो आई एज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, SCN डॉट नेक्स्ट इंट। मुझे पता है कि इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट इंट कर सकता हूँ, मेरे पास में इंटीजर वैल्यू आ जाएगी और मैं यहाँ पे चाहूँ तो उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। अब आप में से कई लोग कहेंगे क्या नेक्स्ट लाइन से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकता हूँ, वो वाला तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम करते हैं यहाँ पे योर एज इज $i age, ठीक है। और अब हम इसको एक बार रन करते हैं, एंटर नेम आया, एंटर एज आ गया, तो योर एज इज 12 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से करना चाहे तो क्या कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप नेक्स्ट लाइन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन से आपको एज मिलेगी किसमें, इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर आपको स्ट्रिंग में चाहिए, एज से कोई काम नहीं है आपका इंटीजर वाला, तो स्ट्रिंग में रहने दो, लेकिन अगर एज से काम है तो आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप देखो सिंपल सा, पहले होवर करो, होवर करते ही इसको क्या लग रहा है, ये स्ट्रिंग आएगा क्योंकि आपने नेक्स्ट लाइन कर रखा है। अब आपको चाहिए इंटीजर, तो आगे लगा दो टू इंट, जैसे ही लगाओगे तो ये टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, देख रहे हो आप। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट, ठीक है। जैसे उसकी एज है तो एज के बेसिस पे मेरे को कुछ एडिशन करना है, ठीक है, समझना इस चीज को। तो मेरे को यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है एज के अंदर, तो एज प्लस, अब ये प्लस लगाने के लिए आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। अब ये क्यों कर रहे हो आप, जब आपका वेरिएबल से एक्सटेंड हो जाता है उसका स्कोप, तो उस केस में आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे डॉलर के आगे, ताकि डॉलर को पता लगे कि आप क्या काम कर रहे हो यहाँ पे। तो केवल अगर आपको वेरिएबल को लेना है तो सिर्फ डॉलर से काम बन जाएगा, लेकिन वेरिएबल के आगे कुछ और चीजें जैसे डॉट लगा रहे हो, प्लस लगा रहे हो, कुछ भी काम करवा रहे हो, तो वो फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स में दो, उसके आगे डॉलर लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, सपोज दैट 5 ऐड करना चाहता हूँ, जो भी उसकी एज होगी उसमें 5 ऐड करके मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये चीज पॉसिबल नहीं होती अगर हमारे पास में स्ट्रिंग होता तो। एंटर किया, एंटर एज आ गई 17। अब समझो यही सेम काम किया होता अपन ने, मतलब टू इंट नहीं लगाया होता, ठीक है। नेक्स्ट लाइन किया, इसके हिसाब से ये स्ट्रिंग होना चाहिए, और हम वापस रन करते हैं। क्या हुआ, देखा, 125। समझ में आया आपको डिफरेंस, ये स्ट्रिंग में है तो इसने इसको भी क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कर दिया। तो जब ये स्ट्रिंग में पहला जो पार्ट है वो स्ट्रिंग में है, तो बीच वाला प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए जाएगा, तो इसको भी ये स्ट्रिंग मानेगा। तो 12 + 5 एक्चुअल में मेरी एज के हिसाब से होना चाहिए था 17, बट यहाँ हो गया 125, क्योंकि इसने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो मेरे को ये सिर्फ आपको समझाना था कि आप नेक्स्ट लाइन से सारी चीज कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप नेक्स्ट इंट ले सकते हो डायरेक्टली, और आपका काम रिजॉल्व हो गया, ठीक है। करोगे सब सही चलेगा अभी भी, क्योंकि अब इंटीजर में मिलेगा उसको, तो इंटीजर में एडिशन तो आपका नॉर्मली होगा, 17 आ गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से भी करते हो और आपको किस में चाहिए, कोई दूसरे डेटा टाइप में चाहिए, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, टू इंट लगाना पड़ेगा, तो ये काम होगा। अब एक चीज और बताता हूँ, ये याद रखना, क्योंकि ये आज जो टास्क दूंगा ना उसमें काम आने वाला है, ठीक है। तो WS3 12 17 आ गया, सही काम हो रहा है। अब समझना मैं कुछ गड़बड़ी करता हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अभी देखो कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं है, लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे। कैसे क्रिएट करूंगा, एज चाहिए ना आपको, ये लो एज 10 आ गया एक्सेप्शन। कैसे आया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्यों आया, कि जब इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो
तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, 0 से 9 के बीच में होना चाहिए। और ये किसको करने चला गया इंटीजर में कन्वर्ट, इसको। आपका ये भी तो 10 है, 10 नहीं है ये आपका, 0 से 9 के बीच में कहाँ है, 0 से 9 के बीच में, मतलब 1 0 होना चाहिए। 1 0 आपका, 1 भी 0 से 9 के बीच में और 0 भी 0 से 9 के बीच में। तो उस समय ये प्रॉब्लम्स आती है। तो ये चेक आपको लगाना पड़ेगा कि आप यूजर से, जब हम ये एक्चुअल में एंड्रॉइड में करेंगे ना तो हम कीबोर्ड ही वैसा देंगे। आपने देखा होगा ना कीबोर्ड अलग अलग आता है, जब आप नंबर पूछ रहे होते हो तो नंपैड आ जाता है, जब आप नाम पूछ रहे होते हो तो QWERTY कीपैड आता है, क्योंकि नाम में तो अल्फाबेट्स डाल सकता है, नंबर भी डाल सकता है, जो भी डालना चाहिए यूजर नेम के अंदर। लेकिन जहां मैं उससे नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे नंपैड ही दूंगा, ताकि वो अल्फाबेटिकल जो अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स जो है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो ना दे सके वो। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये चीज समझ में आई। अब यही सेम चीज करते हैं हम जावा के अंदर। तो जावा में कैसे होगा, जावा में ये चीज समझ में आया ना कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्यों किया। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले से ही हमको पता लग गया कि हमको यार 2 बार चीजें प्रिंट स्कैनर की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम पहले से क्या बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं। अब यहाँ जब हमने वेरिएबल बनाया तो हमने क्या किया, सिर्फ वैल लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइप डिफाइन नहीं किया, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से मैं अपने आप को असाइन कर लूंगा। आ गया, देखो SCN कॉलन स्कैनर मैंने कहीं नहीं बताया, लेकिन जो पहली वैल्यू असाइन हुई ना उसके हिसाब से इसने अपने आप आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन जावा के अंदर आपको पहले टाइप बताना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। पहले आता है उस क्लास का टाइप, जिस टाइप का आप ऑब्जेक्ट स्टोर करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करने वाला हूँ, तो स्कैनर SCN। क्या जरूरी है SCN रखना, नहीं, आप ABCD कुछ भी रख सकते हो, ये तो आपके नाम के लिए ना, A भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटर तरीका है कि आप क्या नाम रखो जो आपको आइडेंटिफाइड हो, आपको देखने से पता लग जाए। ठीक है, अब यहाँ होता है क्रिएट करने का तरीका थोड़ा सा अलग। यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आगे लगता है न्यू, न्यू के बाद ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और यहाँ पे आएगा आपका वही सेम सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो यहाँ सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किया है एंटर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, और इसको गेट करना है, तो गेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आएगा स्ट्रिंग में आएगा, तो यहाँ टाइप डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू a डॉट नेक्स्ट लाइन सेमीकोलन, और वापस से क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम, जो भी हमको करना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ वो सेम कर रहा हूँ, बस आपको कोड में डिफरेंस बता रहा हूँ, जावा में कैसा होता है और कॉटलिन में कैसा होता है। ठीक है, वेलकम कॉलन, यहाँ पे भी डॉलर का फंक्शन आपको मिल जाएगा, डॉलर नेम। यहाँ आपको लैम्डा सपोर्टेबल नहीं है, आपको करना पड़ेगा, तो बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, प्लस नेम। कॉटलिन में आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, इसके अंदर एडिशनल आपको ऐड करना पड़ेगा लैम्डा की फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से वेलकम कॉलन प्लस नेम। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये भी सेम काम करेगा। ठीक है, एंटर योर नेम, वेलकम WSQ आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स इन पर्टिकुलर डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, ये अलग काम कर रखा है मैंने, यहाँ पे अलग कर रखा है। आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉन्साइज लगेगा, छोटा लगेगा, बट साथ साथ मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा एक काम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको एडिशन का, आपको 3 और काम करने। ठीक है, तो मैं सबको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ये हमने देख लिया। तो इसको देखो, मल्टी लाइन कमेंट कर रहा हूँ अब, तो मैंने पूरे को सेलेक्ट किया। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, जैसे इसी लाइन को कमेंट करना है, जैसे आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, ये कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब मैंने बता रखा है आपको, कमेंट का मतलब क्या है, एक तो ये चीज अभी यूज में नहीं आ रही तो आपने इसको कमेंट कर दिया। दूसरी चीज कि भैया आपको जब भी कोई चीज बतानी हो कि यार ये क्यों किया है, तो वी आर एंटरिंग द नेम हियर, गेटिंग यूजर नेम। ठीक है, तो इस तरीके से कमेंट करने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि भाई यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ। तो उसके आगे कमेंट्स लगे उसको और रीडेबल बनाने के लिए, उसको और डेफिनेशन देने के लिए, ताकि जो भी हमारे कोड को रीड करे उसको आइडिया लग जाए कि हमने क्या क्या काम, किस किस में क्या क्या काम किया है। तो उसके लिए हम कमेंट्स को यूज करते हैं। बट अगर मेरे को ये पूरा कोड हटाना है तो मैं क्या करूंगा, पूरे को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश, बस। आप चाहो तो खुद भी मैनुअली ये लगा सकते हो, आगे ये और पीछे ये, तो वो कोड अपने आप भी हो जाएगा। बट आपको लगाना पड़ेगा, कहाँ एंड हो रहा है वहां पे ये लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा पूरे को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश, तो आपका कमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे
और हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन का, जिससे कि आपको फंक्शनैलिटी भी समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा प्रिंट करेंगे, प्रिंट ln एंटर नंबर 1, ठीक है। और हमने क्या करना है, वेल scn इक्वल्स टू जो भी उसने एंटर करी होगी नंबर, वो मेरे को चाहिए। तो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्कैनर को कॉल करना पड़ेगा। स्कैनर भाई साहब आ जाओ, हमको आपकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहां पे जो भी हो रहा है, जो भी वैल्यूज वो दे रहे हैं, वो मेरे को चाहिए, आप ला के दो ना। ठीक है, मेरे को एक वेरिएबल में डाल दो, क्योंकि आपको आगे भी बहुत जरूरत पड़ेगी। बार बार लिखने से अच्छा है कि आप एक बार ही लिखो और मल्टीपल टाइम उसको यूज कर लो वेरिएबल्स को ही। तो नेक्स्ट लाइन से हमको हमारा डेटा मिल जाएगा। और क्योंकि मुझे पता है मेरे को इंटीजर लेना है, तो मैं इसके आगे 2 इंट कर सकता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट इंट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल नंबर 1 इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। हमारे पास में नंबर 1 आ गया। फिर मैं फिर से ये काम करूंगा, प्रिंट, देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप मत करना, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। आपके लिए कॉपी पेस्ट हानिकारक हो सकता है, ठीक है। सीखना है तो जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। वैल नंबर 2 इज इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट, एंड हियर वी विल गेट द सेकंड वैल्यू। तो एक और चीज, यहाँ देखो मैंने सेमीकोलन लगाया, कोई एरर आ रही है क्या, नहीं आ रही, लेकिन ये ग्रे कलर में हो गया, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। ये क्या है, रिडंडेंट सेमीकोलन, रिमूव दिस रिडंडेंट सेमीकोलन, ये बेनिफिट होता है आईडी का, ठीक है। वो आपको हर चीज से पता करके बताएगा कि देखो आप ना, ये वार्निंग है, ये एरर है, ये सजेशन है मेरा, इसके हिसाब से करो। यहाँ पे भी देखो वार्निंग दे रहा है, वो कह रहा है कि आपने जो नंबर 1 नंबर 2 वेरिएबल्स बनाए, किस लिए बनाते हैं हम वेरिएबल, ताकि हम उसको कहीं यूज करें। बट आपने नंबर 1 नंबर 2 तो कहीं यूज ही नहीं किया है, तो क्यों बनाया आपने, कोई सेंस नहीं बनता इनका। अगर आपने बनाया तो कहीं यूज करो इसको, ठीक है। तो अब हम यूज कर रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं, ठीक है अभी यूज करेंगे हम। वैल सम इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, सिंपल। चले गए वहां से, वार्निंग साइन चले गए, क्योंकि हमने नंबर 1 नंबर 2 को यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपने सम को कहीं यूज नहीं कर रखा है। सम को यूज कहाँ करेंगे, जब यूजर को दिखाना है कि उसका सम क्या आया है, तो प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ln द सम ऑफ डॉलर नंबर 1 एंड डॉलर नंबर 2 इज डॉलर सम। बस बस वो करते हैं अपन रन, ठीक है। एंटर नंबर 1 आ गया, 11 11 आ गया, एंटर सम आ गया इनका, ठीक है। अब मैं इसको फंक्शन के थ्रू करवाता हूँ। अगर मेरे को बहुत जगह यूज में आ रहा होता तो मैं कैसे करता, क्या बार बार मैं ये काम थोड़ा ना करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको, फन, ठीक है। ये फंक्शन क्या काम करेगा, एडिशन का काम करेगा। और ये हमारा सिंपल सा फंक्शन आ गया, ठीक है। एक ऐड फंक्शन बना दिया मैंने, और अभी मैंने ना तो रिटर्न टाइप डिफाइन किया है और ना ही मैंने इसके अंदर के पैरामीटर्स को डिफाइन किया है। तो अब मैंने ऐड फंक्शन बनाया इसलिए कि दो फंक्शंस को मैं ऐड, दो नंबर्स को मैं ऐड करवाऊंगा। तो यहाँ पे एक ले लेता हूँ नंबर 1 कॉलन इंट, जो भी आज तक अपन ने अभी तक देखा है कल वाले और आज वाली क्लास में, वो सब यहाँ पे अपन देख रहे हैं प्रैक्टिकली। नंबर 2 कॉलन इंट, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमको रिटर्न में एक वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए तो एक अलग बात है, नहीं चाहिए तो कैसे होगा, ये वाला काम यही कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ वैल सम इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो अब सिर्फ मेरे को क्या करना है, ये काम करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे कॉल लगवाना है ऐड को, ऐड और नंबर 1 नंबर 2 आगे भेज देना है, बस इतना सा काम करना है। ये अपना बाकी का काम देख लेगा, मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए भी नहीं, ये सीधा जाएगा ऐड करेगा और प्रिंट कर देगा और वापस यहाँ आ जाएगा। अब आगे कुछ काम होगा तो करने लग जाएगा। तो मैंने यहीं पे सारा काम कर दिया मेरा, तो मेरे को रिटर्न में कुछ चाहिए ही नहीं था, ठीक है। अगर मेरे को रिटर्न में चाहिए होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, पहले मैं इसको करके चला के दिखा देता हूँ आपको। ये भी सेम चीज चलेगी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम सम आ गया 23, ठीक है, सही चल रहा है। अब मेरे को कुछ रिटर्न में चाहिए होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, कॉलन इंट। जैसे ही मैंने ये किया ना, एरर आ जाएगी एक, देख रहे हो, रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड इन अ फंक्शन विद द ब्लॉक बॉडी, देख रहे हो यहाँ पे। और ये देखो मेरे पास में ना, ये एरर लिखा हुआ कैसे आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको मिलेंगे प्लगइन्स, यहाँ पे सर्च कर लो प्लगइन्स के लिए। आपको एक प्लगइन है विच इज नेमिंग लाइक इनलाइन एरर, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। इसका क्या रोल होता है मैं आपको बताता हूँ।
एरर जब भी आएगा ना तो ये लाइन लगा हुआ नहीं आएगा, ये जो मेरा दिख रहा है ना ये आपके नहीं दिखेगा बाय डिफॉल्ट, आपको होवर करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो मेरे को क्या होता है कि यार मेरे को माउस कम यूज करना है, मैं जब भी काम कर रहा हूँ तो मेरा माउस कम से कम यूज में आना चाहिए, तो मैंने इनलाइन एरर इसीलिए लगाया ताकि जो भी होवर करने पे यहाँ पे एरर दिखती है वो मेरे को यहाँ पे लाइन में ही दिख जाए, तो कहते हैं इनलाइन एरर। तो आप भी ये कर सकते हो। तो ये क्या कह रहा है यश शयन? सर मान लो कि आपको जो फंक्शन लाइन नंबर 43 फंक्शन ऐड जो है वो हाँ लाइक you are trying to call it invoke it in the line number 47 or 48 outside the function. यस How do you invoke it? Add inside that you will be passing two numbers, right? या तो ये But that हाँ हाँ वो काम नहीं कर रहा था सर। यहाँ बार बार कोई स्कोप ही नहीं है इसके पास में। आपको एक स्कोप मतलब क्या होगा कि आपको एक फंक्शन के अंदर से ही इसको कॉल ट्रिगर करवाना पड़ेगा, या तो आप कोई क्लास बनाओ, क्लास के अंदर भी आप एक फंक्शन बनाओगे, उसके अंदर से आप इसको कॉल कर पाओगे। क्लास बनाया आपने कोई भी, जैसे कि मैंने टेस्ट ले लिया, क्लास बनाई, इसके अंदर हम कोई फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या ये फंक्शन मैं इसके अंदर डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर अगर मेरे को यहाँ पे कॉल करना होगा तो देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई। रेड लाइन क्यों आई? क्योंकि ये ऐड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, फंक्शन के अंदर से ही कॉलिंग होगी। तो आपका मेन फंक्शन जो होगा ना वो या तो उसको कॉल कर रहा होगा दूसरे अदर फंक्शंस को, डायरेक्टली आप क्लास से कॉल नहीं कर पाओगे। क्लास तो सिर्फ आपका एक कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शंस है, उनके अंदर जहाँ पे आपका लॉजिक पार्ट हो रहा होगा, जहाँ पे आप एक्चुअल में वैल्यूज गेट कर रहे हो, वैल्यूज दे रहे हो। तो जैसे कि हमने देखा कि आज हमारा जो मेन फंक्शन है वो ये है, जहाँ से हम ट्रिगर कर रहे हैं। आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाओगे, एंड्रॉइड में ऐप डेवलप करोगे तो वहां पे मेन फंक्शन होगा आपका ऑन क्रिएट, ये लाइफ साइकिल का हिस्सा है जो सबसे पहले कॉल होगा। तो यहाँ से हम सारा हमारा काम स्टार्ट करेंगे, जो हम चाहते हैं कि जब ये पेज लोड हो तो सबसे पहला काम क्या हो, तो ये एक फंक्शन मिल जाता है अपन को। तो हर जगह जो इंक्लिनेशन होगा ना वो आपका हमेशा फंक्शन के अंदर से होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, ये टेस्ट के अंदर फंक्शन बना दिया, यहाँ पे इसमें रेड लाइन आ गई क्योंकि अब इसको तो आइडेंटिफाइबल नहीं है ना कि भाई ये कहाँ चला गया, ये तो टेस्ट के अंदर पड़ा है। अब टेस्ट के अंदर से कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं वेल टेस्ट इक्वल्स टू, कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इसको कॉल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट डॉट आ गया, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर के इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को, इस पर्टिकुलर फीचर को हम यूज कर रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट फंक्शन आपने पूरी मेन क्लास में बना रखा है तो फिर आप उसको मेन फंक्शन से ही कॉल कर पाओगे। आप यहाँ ऐसे नॉर्मली लिख के कॉल नहीं कर पाओगे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, क्योंकि आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन में आता है, क्लास का तो सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट होता है जो तो आपका यहाँ पर मतलब कुछ ग्लोबल जैसा कुछ रहता ही नहीं है क्या सर? रहता है ना ग्लोबल जैसा, वो वेरिएबल डिक्लेरेशंस होते हैं वो सारे, फंक्शन कॉलिंग नहीं होता है, मतलब फंक्शन एग्जीक्यूशन में नहीं आता, सिर्फ आप डिक्लेयर करके रख दोगे। जैसे मैंने कोई डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है तो वेर सपोज दैट नेम ले लिया, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा नेम स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये मेरे को कहेगा कि यार आपने क्लास में डिफाइन किया है तो मेरे को बताओ कि यार ये इनिशियलाइज क्यों नहीं है, इसको इनिशियलाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कॉटलिन क्लास है, मतलब कॉटलिन का जो डिजाइनिंग है वो इस तरीके से है कि वो कहता है कि यार मैं नल से बनाना चाहता हूं और आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि जिसमें ये नल आ जाए। तो या तो आप यहाँ पे बताओ कि आप इसके आगे लगा दो लेट इन इट, ठीक है, या फिर आप क्या कर दो, इसको एक वैल्यू डिफाइन कर दो, अगर करना आपको इनिशियली कोई वैल्यू देनी तो वो दे दो, और फिर अगर आपको स्ट्रिंग हटाना तो स्ट्रिंग भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका इस क्लास के लिए ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया। ग्लोबल मतलब ये नेम कहीं पे भी यूज में आ सकता है, जैसे दी सम ऑफ नंबर 1 नंबर 2 इज सम, यहाँ पे मैं आगे चाहूँ तो इस नेम को कॉल कर सकता हूँ, दिस इज हाउ वी विल बी कॉलिंग। तो ये क्लास का वेरिएबल है जिसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, बट उसका एक रेफरेंस होना चाहिए कि ये किसके अंदर है, समझ पा रहे हो। लेकिन मैं यहाँ से इसको चाहूँ कि मैं ऐड को कॉल कर सकूं इस तरीके से, तो ये ऐड कॉलिंग नहीं होता है यहाँ पे। फंक्शन कॉलिंग हमेशा कहाँ होगा, जहां पे आपका कंपाइलर उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन में ला रहा होगा, तो वो कहाँ होगा, हमेशा आपका या तो मेन फंक्शन में होगा या फिर कोई फंक्शन है उसके अंदर होगा। जैसे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ सब्ट्रैक्शन का या स्क्वायर का या किसी का भी, ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये फंक्शन बनाया। अब अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट को कॉल करना है अगर यहीं से, तो मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ सब, ये हो जाएगा, दिस कॉलिंग कैन बी डन। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि आपका जो मेन फ्लो रहता है ना कोड का वो हमेशा फंक्शन के थ्रू रहता है,
तो फंक्शन के अंदर ही आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखोगे जो भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, और वो फंक्शन या तो आप कल कॉल करवा रहे हो या बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है। जैसे एक्टिविटी में जाओगे आप एंड्रॉइड के अंदर, तो ये बाय डिफॉल्ट लाइफ साइकिल के थ्रू, क्योंकि हमने किसी क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो इनका एक लाइफ साइकिल है कि जब हमारी ऐप रन होगी उसमें एक पेज लोड होगा, तो पेज लोड के अंदर पहला फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा कब एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा कब एग्जीक्यूट होगा, तो एक लाइफ साइकिल बनी हुई है। ऐसे आपको मल्टीपल फंक्शन मिलेंगे यहाँ पे भी, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, on resume. So these are the different, on restart, on resume. आपको जो भी काम करवाना है इन फंक्शन के अंदर करवाना है। आप अपने लिए डिक्लेरेशन के लिए कोई वेरिएबल बनाना चाहो तो आप ग्लोबल, आप इन सब फंक्शन में यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं यही बताऊंगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड एक और डिफरेंस, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। समझ में आया शयन? तो यहाँ पर like you are saying so whenever we are doing something like this, like create a class and inside that, like you can call as many functions you want wherever you want. हाँ, you need to create first the functions and then you can call that functions wherever you want in that, but मतलब जहां पे भी आप कर रहे हो ना उन पर्टिकुलर एरिया में आपको वो फंक्शन एरिया में, फंक्शन ब्लॉक के अंदर ही आप उसको कॉल कर पाओगे। मतलब क्लास के इसमें हाँ, क्लास या के अंदर या फिर आपका मेन फंक्शन होगा। अगर क्लास नहीं है तो डायरेक्ट आपका मेन फंक्शन भी है, अगर हम कॉटलिन की बात करें तो, मतलब अगर प्योरली कॉटलिन की बात करें तो, जिसमें एंड्रॉइड नहीं आया है, तो एंड्रॉइड होगा तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फंक्शंस मिलेंगे। ओके ओके ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। देखो धीरे धीरे आपको क्लियरेंस मिलता रहेगा, जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स बनाएंगे ना तो आपको क्लियरेंस मिलता रहेगा। तो जैसे मैंने ऐड फंक्शन बनाया यहाँ पे, अभी मैं आपको आगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, भले ही इसके अंदर पड़ा है टेस्ट के अंदर, तो हम जब इसको यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और फिर टेस्ट डॉट ऐड कर रहे हैं। चाहे तो हम ये ना करके सिंपल सा यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, क्योंकि हमको एक बार ही जरूरत पड़ रही है, तो मैंने सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डायरेक्टली और उसके अंदर से ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया। मेरे को इसको स्टोर कराने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरे को उसको बार बार यूज नहीं करना है। सपोज दैट इसमें मल्टीपल फंक्शन होते हैं, मेरे को बार बार करना पड़ता, तो मैं कोशिश करता कि यार ये मैं कहीं वेरिएबल में स्टोर कर दूं एंड देन उस वेरिएबल डॉट करके करें, जैसे हमने स्कैनर क्लास में किया। स्कैनर की जरूरत हमको दो जगह पड़ रही तो हम यहाँ पे SCN कर लिया, यहाँ पे एक ही जगह पड़ी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया, उसके अंदर से ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आई, जब हमने इंटीजर टाइप रिटर्न किया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ रिटर्न। जब तक मैं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगा ना, अगर मैंने टाइप डिफाइन कर दिया है, जब तक मैं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगा टाइप डिफाइन करने के बाद भी, तो ये एरर देगा। और रिटर्न क्या करना है, मेरे को सम को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा सम। ठीक है, अब जब भी मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे को रिटर्न में एक वैल्यू मिलेगी, तो उस वैल्यू को मेरे को अगर प्रिंट करवाना है तो मैं सीधा वैल सम इक्वल्स टू भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो सीधा प्रिंट भी करवा सकता हूँ, प्रिंट ln। फिर इसकी जरूरत नहीं है वेरिएबल में डालने की। ये कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को अंदर इनलाइन में बना रहे हो, तो आप ये वाला काम हटाओ, यहाँ पे वैल ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप, अच्छा मैंने रिटर्न नहीं हटाया, सॉरी। अभी कोई एरर नहीं, ये भी हटा दो। एक्चुअल में वहाँ पे रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं था ना, तो वो कह रहा है कि यार यहाँ पे रिटर्न कुछ है नहीं तो वॉइड आएगा, वॉइड को मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, तो इसने अपना हाथ खड़े कर दिया कि भाई मैं नहीं प्रिंट करवा पाऊंगा। ठीक है, इसलिए वो इश्यू आया। ठीक है, मतलब इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए, तभी तो इसको वैल्यू मिलेगी, तभी तो ये प्रिंट करवा पाएगा। और ये हमने फंक्शन कहाँ बना रखा है, यहाँ बना रखा है, इसको यहाँ से कॉल किया जा रहा है, उसका रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, उसको ये प्रिंट कर देगा। दोनों तरीके देख लिए अपन ने। अपन ने एक फंक्शन बनाया जिसमें हम रिटर्न टाइप नहीं लगाया, लेकिन जो हमको प्रोसेस करना था हमने उसी के अंदर कर लिया। और एक हमने तरीका किया कि भाई तुम सिर्फ ऐड करके लाओ, तुम सिर्फ फंक्शन ओरिएंटेड हो, तुम हमारा काम करो, काम करके जो भी रिजल्ट आ रहा है वो मेरे को दो, और वो रिजल्ट के हिसाब से मेरे को आगे क्या काम करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो ये वाला तरीका हमने देख लिया। ठीक है, दो बार प्रिंट हो गए क्योंकि अपन ने ऊपर भी प्रिंट लगा रखा है, यहाँ पे भी देखो ये भी लगा रखा है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऐड किया और रिटर्न करना है,
और यहाँ पे हम ठीक है, समझ में आया? यश, शयन, Sorry, like I just raised it previous. I'm sorry. क्या कह रहे हो? वो गलती से हो गया? पहले ही मतलब कर दिया था, पहले, मतलब वो हटाया नहीं था। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस शिखर, आपने हैंड रेज कर रखा है। सर आपने नोट्स के लिए कहा था कि वेबसाइट पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे जैसे मॉड्यूल्स कंप्लीट होते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपको पोर्टल पे नोट्स मिलते रहेंगे। सर फॉर मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। नहीं नहीं, मॉडल अभी जैसे आज मैं उनको कह दूंगा जो पोर्टल को हैंडल करते हैं एंड्रॉइड की टीम का, तो उनको मैं बोल दूंगा तो आपको नोट आज या मॉर्निंग में मिल जाएंगे। मतलब एक्चुअल में क्या है ना, कॉटलिन का पूरा एक नोट है, एक बंडल है, तो वो पूरा मिलेगा ना, तो आप आगे का पढ़ लोगे, आगे का भी देख सकते हो, उसका भी देख सकते हो। तो मेरा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि यार या तो हम मिड में दें जब एक 50-60% हो जाए, जिससे कि आप कंफ्यूजन ना क्रिएट कर लो। नहीं तो मैं आपको अगर अभी चाहिए तो अभी नोट प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कल मॉर्निंग तक मिल जाएंगे। मतलब कल मॉर्निंग तो संडे है, तो आज इवनिंग तक मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू ओके शिखर, सर। समझ में आया? अब आपका टास्क क्या है पता है आपको? आपको 3 चीजें करनी है, मैंने एडिशन करके दिखा दिया आपको। ऐसे 3 फंक्शंस और बनाने हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है? और मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे यूजर एंटर करे, नंबर 1 नंबर 2, तो उनके चारों आंसर आने चाहिए। भाई एडिशन होगा इन दोनों का तो ये आंसर होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आंसर होगा, डिवीजन होगा तो ये आंसर होगा, और सब्ट्रैक्शन होगा तो ये आंसर होगा। फिर अपन कल और डिटेल में चलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कहाँ डिक्लेयर करने से उनको किस टाइप का वेरिएबल बुलाया जाता है, लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, इन चीजों के बारे में समझेंगे। फिर विल जंप टू द इनहेरिटेंस पार्ट, ठीक है? इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। ओके एवरीबॉडी, कल क्लास नहीं, कल नहीं, मंडे को क्लास होगा। हैंड रेज किसने कर रखा है? यस नीलेश। सर मेरा एक क्वेश्चन था, कल आपने बताया था वाईफाई हाँ, था पर वर्क नहीं वाईफाई किया डिबगिंग, मेरे में। जी जी क्या इशू आ रहा है? सर, कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा था। अच्छा, वाईफाई डिबगिंग के लिए कुछ चीजें पूछूंगा, वो अगर आपने कर दी है तो वो बताना मेरे को। पहली बात, यूएसबी डिबगिंग ऑन कर रखी है फोन के, सॉरी डेवलपर ऑप्शंस ऑन कर रखे हैं फोन में? जी सर, और ऑन है। सेटिंग्स में जब आप जाते हो तो वहां पे वाईफाई डिबगिंग का कह ऑप्शन रहे है, हैं सर? डेवलपर ऑप्शंस। जी जी ऑन किया, उसमें मैंने यूएसबी डिबगिंग भी ऑन किया है कुछ। नहीं, वाईफाई डिबगिंग ऑन किया क्या? उसके अंदर एक वाईफाई डिबगिंग का ऑप्शन होगा, वो किया आपने ऑन? सर उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिखा वाईफाई डिबगिंग का। नहीं दिख रहा ना? आपका वर्जन कौन सा है एंड्रॉइड का? एंड्रॉइड 10 है सर। हाँ, तो उसमें अवेलेबल नहीं है बाय डिफॉल्ट। बाय आपने डिफॉल्ट मतलब क्या वाईफाई कहते हैं एडीबी के उसे? थ्रू ना, वाईफाई जी जी एडीबी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा उसके कुछ कमांड्स होते हैं। आप मंडे को एक बार मॉर्निंग में मेरे को जब क्लास स्टार्ट होना उससे पहले याद दिला देना आपको। तो मैं आपको क्या करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट से किस तरीके से आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है, उसके कुछ कमांड्स लिखने होते हैं, या वाईफाई एडीबी को यूज करना होता है, तो उसके थ्रू हम जी। कनेक्शन बना लेंगे, ठीक है? आपके केस में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल हुआ 11 वर्जन के बाद से। तो 11 और 11 के बाद से आपको ये चीज मिलेगी, तो इसमें आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको कोई फीचर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मैनुअल जी वाला भी तरीका देख लेंगे यूजिंग वाईफाई डिबगिंग। एक एक काम करना, वाईफाई एडीबी करके एक प्लगइन होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में, वो इंस्टॉल कर लेना आप। इंस्टॉल किया है सर, आपने बताया था तो मैंने वाईफाई इंस्टॉल कर मतलब लिया है ना? एडीबी। जी जी हाँ, तो उसके बस प्लगइन। हम कनेक्शन बना देंगे, ठीक है? मंडे वाली ओके जब क्लास हो उसमें स्टार्टिंग में आप मेरे से पूछ लेना, तो अपन मैं आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी बना दूंगा, ठीक है? ओके ओके। ओके ओके ओके, सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।